नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। किसी भी चुनाव में आधी आबादी पर अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हर चुनाव में सियासत भी इनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। अग्नि परीक्षा में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सियासतदानों के लिए आधी आबादी का वोट बेहद अहम है और इसी वोट बैंक को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है और पिछले चुनावों में महिलाओं ने किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया। कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते, सोच पर हमें शर्म आती है और कहीं न कहीं हम लोग इसको लेकर आगे आयोग में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे और उनकी शिकायत करेंगे कि महिलाओं को उन्होंने किस तरीके से कुछ जलील किया। किसी भी चुनाव के लिए आधी आबादी एक बड़ी भूमिका निभाती है और इसी आधी आबादी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने सत्ता अपने नाम कर ली। अब इसी आधी आबादी को साधते हुए लोकसभा चुनाव में इनके बीच पैठ बनाने की जुगत बिठाई जा रही है, जिसके लिए कई तरह की गारंटियां भी पेश की जा रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां एक बार फिर महिलाओं पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर एक बयान दिया। सीएम मोहन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को कांग्रेस भोग विलास की वस्तु समझती है और अब इसी बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र पटेल ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का घोर अपमान है। कांग्रेस नेताओं ने कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से लेकर महिला आयोग तक वो जाएंगे। ये हमारी माता बहनों की लंबी श्रृंखला है। हम अपने नवरात्रि में माता बहनों की पूजा ऐसे ही नहीं करते, हम शक्ति की पूजा ऐसे ही नहीं करते। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। कांग्रेस के लोग माता बहनों को भोग विलास की वस्तु मानते, उनके मुंह से निकलने वाली भाषा वो माता बहनों को लजाती है, उनकी इज्जत कम करती है। एक बड़े नेता है, बगल में उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है छिंदवाड़ा में, उन्होंने उनकी 13 महीने की सरकार में एक बड़ा आयोजन किया। मुंबई से एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री बुलाई और आईफा अवार्ड कराया। अरे हमारे यहाँ तो नवरात्रि का आनंद मनता। बोलो, नारी का भोग विलास शब्द इस्तेमाल करना ही अपने आप में उनकी मानसिकता बताते हैं कि वो किस मानसिकता के व्यक्ति हैं और ये वो बताते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस इसको संज्ञान लेते हुए इस बयान की भर्त्सना करती है और उनकी सोच पर हमें शर्म आती है और कहीं न कहीं हम लोग इसको लेकर आगे आयोग में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे और उनकी शिकायत करेंगे कि महिलाओं को उन्होंने किस तरीके से एक तरीके से नवदुर्गा के दौरान उन्होंने उनको जलील किया है, उनकी इज्जत में कमी लाई है। इस बारे में सोच के भी तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर खबर पूरी है क्या। दरअसल कांग्रेस नेताओं के महिलाओं को लेकर विवादास्पद बयानों पर भड़के सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हम महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मानते हैं, कांग्रेस महिलाओं को भोग विलास की वस्तु मानती है। कांग्रेस नेताओं को भाषा महिलाओं को अपमानित और लजाने वाली है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं के बयान बताते हैं कि महिलाओं को कांग्रेस भोग विलास की वस्तु समझती है, जबकि बीजेपी महिलाओं की पूजा और शक्ति स्वरूपा मानती है। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर अहम भूमिका में हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा हैं। देखा जाए तो महिला मतदाता 24 के रण में भाग्य विधाता हैं और यही महिलाएं सत्ता की चाबी पार्टियों को सौंपेंगी। चलिए आपको महिला वोटरों की संख्या के बारे में बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 43 करोड़ 10 लाख महिला वोटर थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 47 करोड़ 10 लाख महिला वोटर हैं। बात करें एमपी की तो 2 करोड़ 63 लाख 87 हजार 122 महिला मतदाता हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 2 लाख 56 हजार 846 महिला वोटर्स हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सियासी रण में आधी आबादी यानी महिला वोटर पार्टी के लिए कितनी जरूरी है और क्यों। आंकड़ों के जरिए आपको वो समझाते हैं। सबसे पहले बात 2014 लोकसभा चुनाव की करते हैं तो करीब 26 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया।
वहीं 2019 में 29 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब बारी है 2024 की, जहां महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ है। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि महिलाओं के लिए आखिर क्यों गारंटियों की झड़ी लगाई जा रही है। किसी भी चुनाव के लिए आधी आबादी एक बड़ी भूमिका निभाती है और इसी आधी आबादी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने सत्ता अपने नाम की। अब इसी आधी आबादी को साधते हुए लोकसभा चुनाव में इनके बीच पैठ बनाने की जुगत बिठाई जा रही है, जिसके लिए कई तरह की गारंटियां भी पेश की जा रही हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कुछ योजनाओं को आगे कर महिलाओं को साधने की कोशिश में लगी है, जिसमें लखपति दीदी योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, मातृ वंदना योजना, ये तमाम योजनाएं शामिल हैं। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है, तो इधर कांग्रेस ने भी अपनी गारंटियों में आधी आबादी के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षी गारंटियां महिलाओं को देने का वादा किया, जिसमें सबसे अहम गारंटी है महालक्ष्मी गारंटी, जिसके तहत घर की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया। आधी आबादी पूरा हक गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नौकरी में 50% आरक्षण देने का वादा किया। शक्ति का सम्मान गारंटी के तहत आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, बहनों को वेतन दोगुना करने का वादा किया। अधिकार मैत्री गारंटी के चलते पंचायतों में महिलाओं को कानूनी मदद करने का वादा किया। साथ ही सावित्रीबाई फुले हॉस्टल गारंटी के चलते हर जिले में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल उपलब्ध कराने का वादा भी कांग्रेस करती नजर आ रही है। अब योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो एक नजर वोट प्रतिशत पर। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 47% महिला वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 43% वोट से संतोष करना पड़ा। ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करते हैं तो बीजेपी को 45% वोट ग्रामीण से तो 53% महिलाओं के वोट शहरी इलाकों में मिले। वहीं कांग्रेस को 43% वोट ग्रामीण से तो 42% महिलाओं के वोट शहरी इलाकों से मिले हैं। अब चुनावी रण में महिला वोटर्स की भूमिका अहम है। इसी को देखते हुए महिला प्रत्याशियों को भी प्रमुखता दी गई और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। एमपी की बात करते हैं तो 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें बीजेपी ने 6 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने मात्र 1 सीट पर महिला प्रत्याशी को उतारा है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करते हैं तो यहां पर 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 3-3 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो किस तरह से महिलाओं की जो भागीदारी है वो महत्वपूर्ण रहती है, इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आधी आबादी का जो फोकस है उसे पाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, योजनाओं के जरिए, तमाम वादों के जरिए, और हमने देखा कि यही आधी आबादी विधानसभा में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करती नजर आई थी। अब किस तरह से आधी आबादी को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए इस चुनावी बैतरणी में ऐलान पे ऐलान कर रही हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर देखिए कई ऐलान है। केंद्र बिंदु में महिलाएं रही, महिलाओं के हितैषी होने का कांग्रेस पार्टी दावा करती रही। अब कल बीजेपी की बारी है। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के अपने संकल्प पत्र को जारी करेगी। कल 8:30 बजे पीएम मोदी इस संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, ये खबर है। और फिर गौर करने वाली बात ये होगी कि उसमें महिलाओं के लिए क्या खास रह सकता है, लेकिन केंद्र बिंदु पर महिलाएं रहेंगी और महिलाएं जिस तरफ मुंह मोड़ लेती हैं, देखिए वो नतीजों में नजर आने लगता है। अब आप चुनाव में आप प्रचार के दौरान देखेंगे तो एक दूसरे से पर चूक नहीं रहे, महिलाओं को लेकर हितैषी दावा कर रहे हैं। कोई कह रहा है महिला हितैषी हम है, तो कोई कह रहा है हम है। अब महिलाएं क्या समझ पाती हैं, क्योंकि महिलाएं जिसका सपोर्ट करती हैं उसी का सियासी घर बन पाता है कीर्ति, और इसीलिए महिलाओं को साधने के लिए बयान हो, एक्चुअल हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी रही है हर एक चुनाव के नतीजों में। बिल्कुल, महिलाओं की जो भागीदारी रही है वो बेहद महत्वपूर्ण रही है, किसी को पार्टी को भी वो सत्ता पर काबिज कर सकती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।
और अग्नि परीक्षा में हम आपको हर दिन एक सीट का सियासी गणित समझाते हैं और इसी कड़ी में आज बात करते हैं रीवा लोकसभा सीट की। ये सीट कई मायनों में खास है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों खास मानी जाती है रीवा की लोकसभा सीट। विंध्याचल की गोद में बसे रीवा की पहचान पूरे देश में अलग ही रही है, क्योंकि देश के दिल मध्य प्रदेश की सियासत ही विंध्य के बगैर अधूरी है। रीवा को विंध्य की सियासत का गढ़ कहा जाता है। वैसे तो देश की आजादी के पहले मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं था। 1947 में देश को आजादी मिली। 4 अप्रैल 1948 में नवगठित राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी रीवा बनी और विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह बने। वहीं इसके इतिहास की बात करें तो विंध्य में बघेल राजवंश ने 300 सालों तक राज किया। अकबर के नवरत्नों में शामिल जन्मभूमि है विंध्य। विंध्य को सफेद शहरों की धरती भी कहा जाता है और यहाँ की सुपारी से बने खिलौने और कलाकृति दुनिया में मशहूर है। वहीं क्षेत्र के सुंदरजा आम से दुनिया में अलग पहचान बनाई हुई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर कब किसका कब्जा रहा है। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। 1952 से लेकर के 1967 तक रहा कांग्रेस का कब्जा रहा। 4 बार संसदीय सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1998 में यहां पर सीट का चुनावी गणित बदला था। 1998 में बीजेपी के प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की। वहीं बात करते हैं इस सीट पर हुए 2019 लोकसभा चुनाव की, तो सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की। बीजेपी के जनार्दन मिश्रा की यहां पर जीत हुई। बीजेपी को 57.54% वोट मिले। वहीं कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी की हार देखने को मिली थी। कांग्रेस को 26.71% वोट यहां पर मिले थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कैसे नेताओं की चिंता बढ़ा रहा है। विंध्याचल रीवा लोकसभा सीट का राजनीतिक मिजाज कुछ अलग है। यहां किसी भी चुनाव में कुछ भी हो सकता है। ये प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां बसपा 3 चुनावों में जीत दर्ज कर चुकी है। अब भी उसे इतने वोट मिलते हैं कि वहां किसी का भी वो खेल बिगाड़ सकती है। फिलहाल यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने यहां जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी की ओर से नौजवान और नए चेहरे पर अपना भरोसा जताया गया। बसपा ने अभिषेक पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब बात करते हैं, देश में जबरदस्त चुनावी गेम चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लाखों लोगों से हर दिन रूबरू हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में नरेंद्र मोदी ने अपने 7 युवा दोस्तों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया और उनके साथ ऑनलाइन गेम खेला, वो भी रियल वाला। अब चुनावी मैदान में हर पार्टी अपने अंदाज में गेम खेल रही है। पीएम मोदी ने भी 24 चुनाव से पहले बहुत बड़ा गेम खेला और ये गेम गेमर्स के जरिए 2024 में बड़ा असरदार हो सकता है। लेकिन कैसे, वो आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्वागत है आप सबका। सर अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने। अच्छा, होने दीजिए। चुनावी मैदान में हर पार्टी अपने अंदाज में गेम खेल रही है। चुनावी गेम को जीतने के लिए रैलियों का शोर है तो रोड शो का भी जोर है। गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। बयानबाजी की धार है तो आरोपों का जबरदस्त प्रहार है। जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई है वहां खुशहाली आई है। नेता शहर शहर गली गली खाक छान रहे हैं, लेकिन सिर्फ रैलियों में जुटी इस भीड़ के दम पर ही अब चुनाव नहीं लड़े जाते। 24 के इस चुनाव में अब चुनावी गेम को क्लियर करने के लिए सोशल मीडिया भी सबसे अहम हथियार है। वो सोशल मीडिया जिसका पूरा नियंत्रण जनता के हाथ में मौजूद इस मोबाइल फोन में है। खासकर इस पर सबसे बड़ा नियंत्रण युवाओं का है, जो अपने फोन की ताकत से दुनिया तक सीधा संदेश पहुंचा रहे हैं। इस बात का इल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खूब है और इसीलिए 24 चुनाव में विरोधियों पर तीखा प्रहार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के टॉप ऑनलाइन गेमर्स से खास मुलाकात की। हमारा जो सबका एक गोल है ना, वो आज वैलिडेट हो गया सर। वो गेमिंग की जीत हो गई सर। आप बुलाए, वो आज इंडस्ट्री जीत गई। अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने।
धक-धक हो रहा। अच्छा, होने दीजिए। मेरे को यकीन नहीं हुआ पहली बात तो कि आपने बुलाया। तो सर एक बार लगा कि जो आपसे ये बात करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली हम लोग फ्रंट फुट में आ जाएंगे। जब भी अब कोई ठग बोलेगा किसी को, नरेंद्र मोदी को कब किसके साथ कैसे रहना है इस पे उनका कोई सानी नहीं है। बच्चों के साथ वो बच्चे हो जाते हैं तो युवाओं के साथ उनका युवा अंदाज उन्हें युवाओं के करीब पहुंचा देता है। अच्छी नजर से मुझे देख रहे हैं। ऑनलाइन गेमर्स के साथ पीएम मोदी मिले तो फौरन ऑनलाइन गेमिंग की बारीकियों को समझने में लीन हो गए। बाकायदा हेडसेट लगाकर एक के बाद एक कई गेम खेल डाले। जोर से मारिए, हाँ मारिए। मतलब फर्स्ट गो में जिस हिसाब से उन्होंने किया वी वर माइंड ब्लोन। कैसा था आपका अनुभव ये खेल के? अच्छा ही है, लेकिन सब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि गेमिंग को अब तक पढ़ाई के लिहाज से बुरा माना जाता रहा है, उसे जुए गैम्बलिंग से भी जोड़ा जाता रहा है। इसका जवाब भी मोदी ने गेमर्स से पूछा कि उनसे आप खुद को अलग कैसे करोगे। मैं बहुत सोचूंगा इस पर, युवा पीढ़ी का भला भी हो जी और इसका एक पॉजिटिव क्रिएटिव उपयोग कैसे। गेमर्स के सहारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आधी आबादी को भी टच किया। युवा गेमर्स में मौजूद भारत की बेटी के जज्बात भी टटोले। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें, एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। जाहिर है मोदी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में अब सब कुछ समान है। बेटा हो या बेटी, सब कंधे से कंधा मिलाकर तकनीक के आसमान में झंडे बुलंद करने के लिए आगे आए। उम्मीदों का पूरा आसमान खुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।